में मैंने एक नई चीज़ आप लोगों को बताई थी कि अब जो नाइस गाइडलाइन आई हैं 2025 में जनवरी में, उन्होंने 2 नई टर्मिनोलॉजीज़ का इजाफा किया है। जैसे वो याद है क्या थी? ठीक है, क्लिनिकल ओबेसिटी, ठीक है, और नॉन क्लिनिकल ओबेसिटी। क्लिनिकल ओबेसिटी का क्या मतलब है कि पहले हम देखते थे कि हाँ भाई BMI क्या है, ठीक है, तो BMI के ज़रिए जो है हम कैलकुलेट करते थे कि हाँ भाई रिस्क फैक्टर क्या है। अब उन्होंने कहा कि नहीं, अगर किसी पेशेंट को हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हाइपरलिपिडेमिया की वजह से कोई एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है तो वो फिर क्लिनिकल ओबेसिटी में आ जाएगा। ठीक है, कि मतलब उसके जो रेंज है वो उसमें इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से वो उसका एंड ऑर्गन डैमेज हो रहा है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर उन्होंने क्लिनिकल ओबेसिटी में कहा है कि आपके रिस्क फैक्टर्स तो हैं कि आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है और आपके रिस्क फैक्टर है, लेकिन अभी तक कोई एंड ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है। तो BMI तो हम एक देखते ही हैं कि हाँ भाई क्या कैलकुलेशन करनी है, हमने क्या रिस्क फैक्टर देखना है, लेकिन जो नई डेफिनेशन के मुताबिक वो आपने क्लिनिकल ओबेसिटी और नॉन क्लिनिकल ओबेसिटी के हिसाब से भी चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो ये 2 नई चीज़ें। तो जब पेशेंट मैनेज करने जाओगे तो आप देखोगे कि यार ये पेशेंट हमारे इसमें तो नहीं आ रहा। अगर ये इन 2 डेफिनेशंस में आ रहा है तो ट्रीटमेंट प्लान बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, कि पेशेंट को अगर ऑर्गन डिस्फंक्शन है तो ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट होगा, अगर वो रिस्क फैक्टर्स में आ रहा है तो ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंस होगा। पहले तो हम BMI को देखते थे ना कि आप इसमें वेट डिटेक्शन, BMI अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये इन्होंने बढ़ती हुई पॉपुलेशन और बढ़ते हुए रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई करने के लिए किया है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आज के लेक्चर की जो मेन चीज़ है ना, वो मेरा मैसेज था कि मैं पेशेंट भेजता हूँ नीचे FLPs करा लो, नीचे वाले कहते हैं सर वो आज नहीं होगा, पेशेंट फास्टिंग से नहीं है। ये क्या लॉजिक है भाई? हाँ, क्या ये शुगर की तरह है कि अभी शुगर खाई ब्लड में शुगर आ जाएगी? नहीं ना। तो वो मेरा मैसेज था कि भाई एक बंदा जो अपनी तबीयत की वजह से रोज़ा नहीं रख पाता, रोज़ा फ़र्ज है, उसको आप 12 घंटे का रोज़ा रखवा रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल? एक बीमार आदमी है, दिल का मरीज़ है, वो 12 घंटे कैसे फास्टिंग कर सकता है? अब वो मेरा पेशेंट सर मैं उस दिन आया था ना, तो वो मेरा क्योंकि फास्टिंग नहीं थी तो मेरा टेस्ट नहीं हो सका। तो भाई फास्टिंग का FLP से कोई रोल नहीं है। तो आज छोटी सी टॉक हम उस पर करेंगे। दूसरी टॉक हम करेंगे कि जो है कि किस तरीके से हम कोलेस्ट्रॉल को मैनेज कर सकते हैं कि और कोलेस्ट्रॉल, अच्छा अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कम हो जाए तो क्या होगा? ज़रूरत है कोलेस्ट्रॉल की? हाँ शायद बहुत कोलेस्ट्रॉल कम कर लें हम तो अच्छा होगा ना, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, ऐसा है नहीं। कोलेस्ट्रॉल की अपनी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को ऑल्टर रखता है, उसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको बचा के रखता है। अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में नहीं होगा तो आप उसी वक्त ख़त्म। ठीक है, जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है, हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि बहुत कोलेस्ट्रॉल कम करना कोई अच्छी बात है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी चीज़ ये, ठीक है, कि 50% हार्ट अटैक पेशेंट को पाकिस्तान में अंडर 49 है। अब ये स्टडी भी हुई है, अभी रिसर्च में भी आई कि बहुत ज़्यादा हमारे पॉपुलेशन में जो है ना वो हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया और रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा आ रहा है। मैं अभी खुद एक्सपीरियंस करके आया हूँ, मैं बाहर गया हुआ था मलेशिया में। वहाँ यकीन करें आप खाने की आप खाएँ ना, आपका कोई पेट ख़राब हो रहा है ना आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, क्योंकि वो एक क्वालिटी वाला खाना इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक जो कढ़ाई है ना उसके अंदर आज तेल डल गया है, वो तेल फेंकेगा कभी नहीं। वो तेल कम होगा तो उसके अंदर वो और तेल ऐड कर देगा, वो तेल कम होगा तो उसके अंदर और तेल ऐड कर देगा। ये कॉन्सेप्ट किसी दुनिया में मुल्क में नहीं है। वो तेल को यूज़ करते हैं, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर नया तेल इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ जितने हम रेस्टोरेंट में आके खाना खाते हैं, वो कोई भी एक पाव भी तेल बचता है ना तो उसके अंदर वो दूसरा तेल डाल के ऐड कर देता है। तो जितने भी उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं, जितने रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं। एक ही मेन लॉजिक जो मुझे समझ में आई कि यार यहाँ ये चीज़ है और इसमें क्या फर्क है। तो ये पाकिस्तान में बहुत ड्रामेटिकली हद तक बढ़ चुका है। हम खुद अपने हॉस्पिटल में 21 साल के लड़कों की एंजियोप्लास्टी कर चुके हैं जो बड़े हार्ट अटैक के साथ है, आपको खुद एविडेंस है। ठीक है, और ये नए सीरीज है कि हमारे एक हैं तो मुझे आवाज़ें आ रही होती हैं कि यार उस दिन 20 साल की एंजियोप्लास्टी हो गई, 31 साल की। ये बहुत अब कॉमन हो गया, पहले तो एक रेयर बात थी ना, आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। ठीक है, ये क्या होगा, ये क्या होगा? तो मेन आज का हमारे बात करने का टॉपिक ये है कि भाई मेरे आता है डॉक्टर साहब कोलेस्ट्रॉल की गोली कब तक खानी है, कब स्टार्ट करनी है। तो इस टाइम पे जितने भी लोग 30 की एज में हैं, चाहे वो मर्द हो या औरतें, कम से कम एक दफ़ा अपना FLP फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट ज़रूर कराएं। अपनी फैमिली मेम्बर से कराएं, अपने पेरेंट्स से कराएं। देखो एक चीज़ होती है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप किसी को उस अटैक से, उस तकलीफ से बचा लें।
हार्ट अटैक होने के बाद, स्टेंट डलने के बाद दवाइयाँ खाना, परहेज करना, वो तो एक तरह आप बीमार हो गए ना, लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम है। सबसे आइडियल कंडीशन क्या है कि आप खुद अपने आप को बचाएं, अपने फैमिली मेंबर्स को बचाएं। पेशेंट्स की तो बात की बात है ना, पहले तो हमें अपने आप को बचाने की जरूरत है कि हम अपने आप को बचाएं, हम अपने फैमिली मेंबर्स को बचाएंगे। भाई उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की क्या रेशो आ रहा है और कितना ज़्यादा जो है हमारी भी डिरेंजमेंट है। किसी को डिरेंज आ रहा है, रिस्पेक्टर आ रहा है, तो दवाई खाने में कोई मुजायका नहीं है, ठीक है। हकीमों ने जहन बनाया कि दवाई गर्म है, इससे ये होता है, ये होता है, ऐसा की कोई चीज़ नहीं होती ना। एक रिस्क फैक्टर है, आपको रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई करना है। तो मेन चीज़ जो हमने आज की बात करनी है, ठीक है, कि ये इन्होंने रिस्क फैक्टर्स वगैरह बताए हैं। मेन चीज़ जो आज की है ना, बिल्कुल मैं शॉर्ट करके से बताता हूँ। आज हमारी बहुत अच्छी डॉक्टर है, अभी वो है नहीं, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बहुत लंबा करते हैं, इतना लंबा करते हैं, आपका लेक्चर खत्म, आप बोलते बोलते थकते नहीं है। उस दिन 2 घंटे आप बोलते रहे, हम बैठे बैठे थक गए। तो मैंने कहा अच्छा, वरना मेरा ये आपको थोड़ा सा पढ़ाने का इरादा था, लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्टकट बताऊंगा कि हम जो चीज़ खा रहे हैं ना, हम जो चीज़ खा रहे हैं ये हमने खाया, ठीक है। उसके बाद वो बनता है काइलोमैक्रॉन्स की फॉर्म में। काइलोमैक्रॉन्स जो है वो मेनली हमारे ट्राइग्लिसराइड को जो है स्टोर किए हुए होते हैं, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है ना, अगर वो फॉरन खून में टेस्ट किया जाए तो ट्राइग्लिसराइड हमारी बॉडी में आते हैं ApoB48 के जरिए। ApoB48 जो होता है ना, वो हमारा ब्लड में रिलीज होता है, किसकी मदद से, HDL, और उसके ऊपर इंसुलिन ऐड करता है लिपोप्रोटीन लाइपेज। लिपोप्रोटीन लाइपेज जो है फर्दर आके वो LDL बनाता है। LDL जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे खून में रन कर रहा होता है, ठीक है। और जो HDL है वो क्या करता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेके और लिवर के अंदर स्टोर करता होता है। उस दिन हमने जो नैश की बात की थी, नॉन अल्कोहोलिक हेपेटाइटिस की, वो इस वक्त सबसे बड़ी इमरजेंसी। जितने भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनके लिए नाइटमेयर जो है वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल, एक पेशेंट को कोई दिल की तकलीफ नहीं, जिगर की तकलीफ नहीं है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल उसका लिवर के ऊपर जमा हो गया, उससे लिवर की जो है वो इंजरी करना शुरू कर दी। उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से उनको सिरोसिस डेवलप हो रहा है, पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो रही है, पेट में पानी भर रहा है, पेशेंट का लिवर फेल हो रहा है, किसकी वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ठीक है। तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा नाइट में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के लिए वो क्या है, नैश, इसका नाम उन्होंने नया कर दिया मैश, मेटाबॉलिक के नाम से, ठीक है। तो ये जैसे डायग्राम मैंने बनाई कि किस तरीके से LDL बन रहा है। अब अगर ये जो जितना प्रोसेस है ना, वो कैसे, अभी खाते आपके ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, ब्रेड में नहीं होगा ना, इट टेक्स टाइम। तो जब आप FLPs कराते हैं तो सिवाय कुछ थोड़े से लेवल में ट्राइग्लिसराइड तो शायद ऊपर नीचे आ जाए, वो भी उस वक्त जब सुबह वो हलवा पूरी खाकर आया, ठीक है, वरना आपके FLPs में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपने FLPs में ट्रीट क्या करनी, चीज ट्रीट क्या करनी है, LDL ट्रीट करना है। LDL का लेवल कितना है, मेन तो प्रॉब्लमेटिक हमारी LDL है। और LDL की अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं, आप डायबिटिक हैं, आपको इस्केमिक हार्ट डिजीज है, तो LDL की रेंज आपने कितनी रखनी है, बिलो 70। और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी वाले तो कहते हैं कि बिलो 55 रखें, ठीक है। और अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो ठीक है, 160 तक भी हम कहते हैं चलो ठीक है, पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 160 तक ठीक है। लेकिन इसलिए प्लीज कोई पेशेंट जो भी आपके पास आए उसका FLP जरूर कराएं, उसको देखेंगे रिस्क फैक्टर तो नहीं है, उसको खास तौर पर इसकी फैमिली हिस्ट्री हो, ठीक है। अच्छा, रिस्क फैक्टर कार्ड, अब ये देखो 2009-19 को उन्होंने कंपेयर किया था ना, मेल न्यूट्रिशन हमारे यहाँ पॉपुलेशन वैसी की वैसी, ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन देखो ब्लड प्रेशर जो है वो किस तरह से बढ़ता जा रहा है। अब जो मेरे पेशेंट आते हैं उनको आसान से समझाता हूँ, देखो ब्लड प्रेशर हमारा दुश्मन नहीं है, दोस्त है ना। ब्लड का तो काम है फ्लो करना, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, आसान अल्फाज में गाढ़ा हो जाएगा, कैसे, हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया की वजह से, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, तो उसको फ्लो करने में मुश्किल होगी। अगर मैं यहाँ पे पानी थ्रो कर दूं तो पानी यहाँ से आराम से पिला जाएगा, लेकिन अगर मैं ऑयल थ्रो करूं तो ऑयल को ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, उसमें फोर्स ज्यादा लगेगी, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। तो ज्यादातर पेशेंट, आज सुबह मेरा पेशेंट आया था, वो कहने कि डॉक्टर साहब 32 साल उम्र है, तो 3 कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग लेता हूँ। कितनी, 3 कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव, हाउ इट्स पॉसिबल, 32 साल का बंदा 3 कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग कैसे ले सकता है, ठीक है, वो नहीं ले सकता। उसका मतलब है कि उसका कोई रिवर्सिबल कॉज है, उसको आप रूल आउट करें। आप उठा के 3 एंटी हाइपरटेंसिव उसको दे दी, मैंने कहा आप उसको रूल आउट करें, रूल आउट क्या कॉज क्या है उसका, ठीक है। तो ये देखें आप किस तरीके से रेशो ना बढ़ता जा रहा है। तो ब्लड प्रेशर को, शुगर को और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेन हमने लिपिडीमिया को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, कि आपने उसको हाइपरटेंशन को भी, अब जब हम कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं ना, जब कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ब्लड में कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को मैं कहता हूं कि आप अपना 5 किलो वजन कम करके आते हैं, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके छोड़ दो गाइडलाइंस को। अब मेन चीज ये है कि जितने भी हमारे पास पेशेंट हैं जो कि 30 और 39 की एज में हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। जो भी पेशेंट आपको इस तरह के मिले जो 30 और 39 के, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं,
और उनको आपको लगता है कि इनको रिस्क फैक्टर्स है, BMI डिरेंज है, फैमिली हिस्ट्री है, शुगर है, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर वो स्मोकिंग करता है, कुछ भी नहीं है ना, अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो वो भी हाई रिस्क में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने उससे क्या करना है, आपने उसका FLPs कराना है। अगर वो डिरेंज रेंज में आता है तो आप उसको एक रिस्क फैक्टर से बचा देंगे, ना कि जरूरी नहीं कि हार्ट अटैक होगा, उसको आप स्ट्रोक से बचाएंगे, उससे आप हाइपरटेंशन से बचाएंगे, उससे आप पेरिफेरल आर्टरी डिजीज से बचाएंगे, उसको आप किडनी डिस्फंक्शन से बचाएंगे। पेशेंट को पता नहीं होता किडनी क्योंकि 2-3 हमारी, और लिवर की भी क्या खासियत है, जब 70% 80% डैमेज हो जाता है ना तो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। इसमें किडनी क्या है, किडनी में लोग टेस्ट होने कराते हैं यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट। क्या यूरिया क्रिएटिनिन इलेक्ट्रोलाइट बता सकते हैं किडनी का फंक्शन खराब हुआ है? कौन सा टेस्ट बताएगा कि किडनी का फंक्शन खराब होना स्टार्ट हुआ है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? माइक्रो एल्बुमिन यूरिन। सबसे पहली चीज अगर किडनी खराब होने में स्टार्ट हो रही है तो वो है माइक्रो एल्बुमिन यूरिन। ठीक है, कि किडनी ने अब फिल्ट्रेशन का अमल खराब करना शुरू कर दिया है, आप उसकी किडनी बचाओ। किडनी बचाने के लिए क्या देंगे? एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर क्या करता है, जो आफ्टर लोड होता है, ब्लड आया नेफ्रॉन के अंदर और फिर वो ब्लड निकल गया, ये है प्रीलोड या आफ्टर लोड। जो आफ्टर लोड की जो पेरिफेरल आर्टरी उसको डायलेट करता है, तो क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन का अमल है वो हल्का हो जाता है, तो प्रोटीन लॉस होना कम हो जाता है। ये पेशेंट को पता ही नहीं होता। सबसे अच्छा आइडियल कंडीशन क्या है ना, कि आप पेशेंट को बीमारों से बचा लो भाई, उसकी डिजीज डेवलप होने से बचा। क्रिएटिनिन जब खराब होता है तब तक तो कहानी मुक चुकी होती है। आप बताए ना, हमारी प्रैक्टिस में हम किस मैक्रोएल्बुमिन करा रहे हैं, रिस्क फैक्टर भी ना हमारे प्रैक्टिस में ही नहीं, क्योंकि हम कॉल यूनिट हम आते हैं, अच्छा सॉफ्टवेयर खा लेना है ना, FSR खा लेना है। कॉज ढूंढो कि किस वजह से पेशेंट है, क्या उसका रिवर्सिबल कॉज है, क्या उसका रिवर्सिबल कॉज है, उससे हम इस कॉम्प्लिकेशन बचा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब LDL का मैंने बता दिया कि LDL जो है ना वो मेन हमारा दुश्मन है। क्यों? कि ये ब्लड के अंदर रन कर रहा है ना। ठीक है, ये हमारी सारी जो कोलेस्ट्रॉल है, सारे बैड कोलेस्ट्रॉल है, जब इसको कहा जाता है क्योंकि हमने ब्लड के अंदर रन करना है, ये हमारी सारी जितने भी रिस्क फैक्टर हैं उनको भी बढ़ाता है और सारी कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है। स्टडी को छोड़ दो। स्टैटिस इफेक्टिवली प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स एंड रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर मॉर्टेलिटी, डायबिटिक कार्डियोवेशन। देखो ये सबको पता है कि हमें जो है वो स्टैटिन जो है वो सबसे ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना हमारे लिए, तो हम सबसे पानी सबसे अफजल समझते हैं कि भाई आबे ज़मीन सबसे अफजल पानी है ना। जिस तरह कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो स्टैटिन की दवाई है वो सबसे अच्छी है। और स्टैटिन में कौन सी? रोजुवास्टैटिन। रोजुवास्टैटिन जो है उसकी सबसे अच्छी क्या बात क्या है कि वो ना वो C450 को प्रॉब्लमेटिक करती है, ठीक है, और वो उसकी हाफ लाइफ भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर आप रोजुवास्टैटिन में एक्सप्लेंडेड दे रहे हैं तो सबसे अच्छी है। क्यों भाई? अच्छा देखो, ये जो है कोलेस्ट्रॉल बनने का जो अमल है, ठीक है, ये HMG कोएरेटेज। स्टैटिन कहाँ काम करती है? ये एंजाइम होता है HMG कोए सिंथेटेज, ये एक रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। ये हमारी कोलेस्ट्रॉल, ये जो दवाई होती है ये इस एंजाइम को ब्लॉक करती है ताकि कोलेस्ट्रॉल ना बन सके। सबसे सेफ मेडिकेशन है, इससे कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। आपको जो भी पेशेंट नजर आए उसकी डिरेंज है, आप उसकी रोजुवास्टैटिन स्टार्ट करें ताकि वो कॉम्प्लिकेशन बच सके। इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और वाई रोजुवास्टैटिन देखो कंपेयर किया गया एटरोवास्टैटिन रोजुवास्टैटिन को, तो जो मेन चीज आपको नजर आती है ना वो आती है कि इसका मिनिमल इफेक्ट है C550। क्योंकि एक पेशेंट जो है ना वो जरूरी है सिर्फ आपके स्टैटिन ले रहा हो, उसके साथ वो यूरिक एसिड दवाई भी ले रहा होगा, वो एस्कार्ड भी ले रहा होगा, वो एसिडर भी ले रहा होगा, तो वो इंटरेक्शन हो जाता है। दवाई को जब इंटरेक्शन होता है तो उसका रिजल्ट आना कम हो जाता है। तो इसका रोजुवास्टैटिन का सबसे अच्छा ही रोल है कि ये चीज प्रॉब्लम नहीं करती, ठीक है। अब जिन पेशेंट को हमने रोजुवास्टैटिन दी, एटरोवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन, देखो सबसे अच्छे रिजल्ट जो आए ना वो ये जो ब्लू वाला नजर आ रहा है ना आपको, ये आपको नजर आ रहा है किसमें? रोजुवास्टैटिन से। तो उसके सबसे अच्छे रिजल्ट आपको रोजुवास्टैटिन से मिले। ये भी वो स्टडी है, ठीक है। जुपिटर ट्रायल हुआ था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रायल है। ये पेशेंट को जो था ना हमने प्लेसिबो दी और रोजुवास्टैटिन दी, तो ये आधी स्टडी में ट्रायल रोक दिया गया क्योंकि इतने अच्छे से रिजल्ट आए। देखो ना फॉरन पेशेंट का रिस्क फैक्टर सारे कम होना शुरू हो गए, और वो रिस्क फैक्टर कितने, तो आधी स्टडी रोक दी इसकी और उन्होंने प्रूव कर दिया कि नहीं रोजुवास्टैटिन का मॉर्टेलिटी बेनिफिट है और ये लेना जरूरी है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी प्रिवेंशन? कोई मुझे बताएगा प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन का क्या मतलब है किसी भी बीमारी में? बिफोर एंड आफ्टर द डिजीज। बिफोर एंड आफ्टर, बिल्कुल। अगर कोई पेशेंट है उसको भी डिजीज नहीं हुई है तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन बनाते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब क्या? वो बीमारी हो गई, हार्ट अटैक हो गया, अब क्या करना है, ठीक है। अभी जो बात कर रहे थे हम प्राइमरी प्रिवेंशन की, अब जो बात कर रहे हैं सेकेंडरी। एक पेशेंट है उसको MI हो गया, उसको स्ट्रोक हो गया, तो उसको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो गई, अब क्या करना है, ठीक है। तो उसमें भी रिजल्ट देखो सारे के सारे बता रहे हैं कि सारे रिजल्ट बहुत ज्यादा डाउनवर्ड है। तो आज का जो टेक होम मैसेज है, सही जल्दी खत्म हो, अच्छा आज का जो टेक होम मैसेज है
तो वो ये है कि भाई आपने जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो मिनिमम रखना है, कोशिश करें कि 100 से जो नॉर्मल पॉपुलेशन भी है उनका भी बिलो 100 रखें। कोई भी पेशेंट आपके पास आता है ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन, उसका रिवर्सिबल फैक्टर ढूंढे भाई कि रिवर्सिबल फैक्टर क्या है क्या, ठीक है। अगर वो पेशेंट है उसका बीपी ज्यादा हो रहा है, जरूरी नहीं उसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो सकता है उसको रात को नींद नहीं आ रही हो, है ना, उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आपने रिवर्सिबल फैक्टर को ढूंढने और रिवर्सिबल फैक्टर को ट्रीट करेंगे ना तो पेशेंट की ऑटोमेटिक कॉम्प्लिकेशन खत्म सही हो जाएंगी, ठीक है। और एफएलपीज कराने के लिए फास्टिंग की जरूरत नहीं है। अब ये दोबारा कोई भी मेरे पास पेशेंट वापस ना आए, आप ही सबको मैसेज दे दीजिए कि भाई एफएलपीज कराने के लिए फास्टिंग की जरूरत नहीं है, ये पेशेंट जब चाहे करा सकता है। हाँ, किसी पेशेंट का बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड का इशू है और ट्राइग्लिसराइड में बताते हैं डॉक्टर साहब 200 ट्राइग्लिसराइड आया है, बड़े परेशान है। 400 तक का ट्राइग्लिसराइड पे मेडिकेशन की इंडिकेशन नहीं है, 200 ट्राइग्लिसराइड पे वो दवाई स्टार्ट कर देते हैं ना। हाँ, मैं दवाई इतना भी नुकसान दे ना, एक पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल ठीक है, एलडीएल ठीक है, ट्राइग्लिसराइड तो मेरा सबसे ज्यादा हुआ इस रूम में। हाँ भाई सही कह रहा हूँ, तो मैं दवाई खाना नहीं, मेरा रेंज में है ना, उस दवाई की इंडिकेशन नहीं है, तो आप खामखा भी दवाई ना देना, रेजिस्टेंस बन जाता है। अब वो लड़के को कितने साल के लड़के को ट्रिपल कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीहाइपरटेंसिव आप दे रहे हैं, तो उसके लिए कितना नुकसान है। जब वो 50 का होगा तो उसकी दवाई कौन सी होगी, वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। जितनी भी मेडिसिन होती है वो एक वक्त के बाद रेजिस्टेंस बन जाती है, ये तो उसूल है। फिर डोज बढ़ानी पड़ती है, मोड ऑफ एक्शन चेंज करना पड़ता है। तो ये भी कोशिश करें कि हमें एक्स्ट्रा मेडिसिन ना दें, ठीक है। और ठीक है, ठीक है, स्टॉप करो।